गाजियाबाद से अपहरण कर बुलंदशहर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 11 साल की बच्ची का बुलंदशहर में शव बरामद किया गया है। गाजियाबाद के नंदगाम क्षेत्र से इस बच्ची को अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे न देने पर अपहरणकर्ताओं ने बच्ची की हत्या कर दी। 20 नवंबर को बच्ची गाजियाबाद से अगवा की गई थी। देहात कोतवाली के सराय छबीला के जंगलों में शव को फेंक दिया गया। 3 दिन तक गाजियाबाद पुलिस खोजने में जुटी रही, लेकिन नाकाम साबित हुई। अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के बजाय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लगातार परिजन थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस अगर समय रहते ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ती तो आज वो बच्ची जिंदा होती। गाजियाबाद पुलिस की बच्ची और महिलाओं के प्रति ये कैसी संवेदनशीलता है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से शव को बरामद किया गया है, एक खेत में शव को बरामद किया गया। ये जी अपनी नानी के यहाँ पे रहती थी, बचपन से जन्म भी इसका यहीं पे हुआ था और शुरू से यहीं पे रहती थी। परसों करीब 1 बजे से फ़ोन चालू हुए आने मेरे पास, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। 1:42 पे मैंने फ़ोन उठाया, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा हेलो, वो कहने लगे तुम खुशी तुम्हारी लड़की है? मैं कहा जी हाँ मेरी लड़की है। बोले 3 दिन के अंदर अंदर 30 लाख रुपए इंतजाम कर लियो, तुम्हारी लड़की हमारे पास है। और इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने इनके घर पे फ़ोन करा, मतलब नानी के वहाँ पे। नानी ने तो फ़ोन उठाया नहीं, अपने साले के पास फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाया। मैंने उसको कहा, मैं भाई अपनी खुशी कहाँ है? क्या वो 2-2.5 घंटे हो गए मिल नहीं रही, कहीं गायब हो गई। मगर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मगर इस नंबर पे कॉल आई, मैंने उनको नंबर को दिया, बताया ऐसे ऐसे 30 लाख रुपए मांग रहा है, इस नंबर से कॉल आई। बस फिर तो उस दौरान आपने पुलिस से शिकायत की, क्या कुछ रहा? हाँ जी, पुलिस से शिकायत करी जी हमने जी 3 साढ़े 3 बजे करी है। बाकी हमारी FIR 6 बजे के करीब लिखी गई। इसकी फिरौती मांगी गई थी, लगभग 30 लाख रुपए की सुनी हमने। और उसके बाद जो इसका शव मिला है बुलंदशहर से। परिवार इसके अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी। इसके माता पिता हरियाणा में रहते हैं, सोनीपत के पास। और ये जन्म भी इसका यहीं हुआ, यहीं रहती है। पहले यहीं शुरू से यहीं रहती है, यहीं पढ़ती थी। 3री क्लास की छात्रा है ये। इसकी हमारे साथ में हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही यादराम भारती गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। दोनों का ही रुख करते हैं। सबसे पहले यादराम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि बच्ची को जब अगवा किया गया तो वो गाजियाबाद के नंदगाम से अगवा की गई बच्ची, और 3 दिन की मोहलत कहीं ना कहीं दी गई परिवार वालों को कि 3 दिन के अंदर 30 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। और 20 तारीख को बच्ची अगवा हुई। आज चौथा दिन है और चौथे दिन बच्ची का शव बरामद किया गया है। देखिए कृतिका, मैं बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस पिछले काफी दिनों से लगातार मुठभेड़ करके दावा कर रही है और जो वाहवाही है वो लूट रही है, और ये दावा कर रही है कि क्राइम में काफी कटौती है और अब क्राइम काफी कंट्रोल है। लेकिन जिस तरह की घटना अब सामने देखने को आई है और गाजियाबाद पुलिस की जो लापरवाही है, उसने एक 12 साल की बच्ची की जान ले ली। खुशी जो कि 12 साल की है और 20 नवंबर को अपहरण इसका हुआ था और 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। लेकिन पुलिस का जो ढुलमुल रवैया था, पुलिस ने इस मामले में जो लापरवाही की उसको लेकर आज ये है कि बुलंदशहर में इस बच्ची की शव मिला है। और पुलिस लगातार इस बात का दावा करती रही कि बदमाशों को पकड़ेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस इस बात को लेकर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि जो उसका पड़ोसी था, इस पूरी घटना में बता दूं कृतिका कि जो पड़ोसी था बबलू, अमित और एक उसका दोस्त गंभीर, ये तीनों लोग शामिल थे। बबलू ने जो खुशी है उसको पकड़ करके अमित को दिया था और अमित ने दादरी के रास्ते के जरिए वो बुलंदशहर उसको लेकर पहुंचा था, जहां पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। मैं बता दूं कि 25 लाख रुपए प्लॉट की बात कहीं से जो बबलू है उसने सुनी थी और यहीं से उसका लालच जागा और उसने पैसों के लालच में खुशी का किडनैप किया और उसके बाद उसकी जो है हत्या कर दी। लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में सोती रही और लगातार इस बात को दिखाती रही कि गाजियाबाद में मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ के बाद अब सब कुछ ठीक है, तरह तरह के जो दावे हैं सुनने में तो बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो यही है कृतिका की एक बच्ची पुलिस की लापरवाही की भेंट चढ़ गई और उसको मारकर एक जंगलों में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अपनी गलती पर्दा डालने में लगी है, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस की लापरवाही ने एक 12 साल की बच्ची की जान ले ली। क्योंकि अगर सही समय पर
जो पुलिस है, जैसा कि वो दावा कर रही है कि बबलू को उसने हिरासत में ले लिया था, पूछताछ चल रही थी, तो ऐसे में अगर पूछताछ चल रही थी और उनके हिसाब से, फुटेज के हिसाब से जब बबलू को हिरासत में ले लिया गया था, जी। तो आखिर बच्ची को रिकवर क्यों नहीं किया? क्योंकि बबलू, अमित और गंभीर ये तीनों ही आपस में कनेक्ट थे। बबलू ने अमित को दिया खुशी को और दादरी रोड के जरिए बुलंदशहर जो गंभीर है उसको सौंप दिया। तो लगातार तीनों दोस्त कनेक्ट थे और 3 दिन का समय इन्होंने फिरौती के लिए दिया था। ऐसे में जब पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने बबलू को हिरासत में ले लिया था, तो फिर वो अपहरणकर्ताओं को क्यों नहीं पकड़ पाई? तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से जिम्मेदारी गाजियाबाद पुलिस की बनती है। जी। एक बच्ची उनकी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में चली गई। जी। क्या अभी तक इस पूरी वारदात जो सामने आई है इसमें कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? यादराम? देखिए, मैं बता दूं कृतिका कि गाजियाबाद पुलिस जो कि छोटे-छोटे गुड वर्क को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। जरा भी अगर एक छोटा-सा एक बदमाश भी पकड़ा जाए तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि पता नहीं कितने हजार का इनामी, कितने लाख का इनामी बदमाश पकड़ लिया हो। बेशक। लेकिन ऐसे मामलों पे गाजियाबाद की जो पुलिस है वो चुप्पी साध लेती है और चुप्पी ऐसी कि पत्रकार या कोई भी फोन मिलाए तो किसी भी तरह का घटना को लेकर कोई जवाबदेही किसी प्रकार की अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन अनऑफिशियल बात में पुलिस इस बात का को जरूर कह रही है कि जिस दिन बच्ची किडनैप हुई थी उसी दिन बच्ची का मर्डर कर दिया गया था और इस बात को लेकर वो तसल्ली में है। मैं बता दूं कृतिका कि इस बात को लेकर गाजियाबाद पुलिस तसल्ली में है कि जिस दिन बदमाशों ने बच्ची का अपहरण किया था उसी दिन उसको मार दिया था। लेकिन इस बात को लेकर कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पुलिस की लापरवाही नहीं है, क्योंकि पुलिस ये भी दावा कर रही है कि मरने से कई घंटे पहले जो बबलू है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और अगर पुलिस ने हिरासत में ले जी। लिया था तो आखिर बच्ची की लोकेशन पुलिस को पता क्यों नहीं चल पाई? तो तमाम तरह के बिल्कुल। सवाल हैं जो गाजियाबाद पुलिस पर खड़े होते हैं। जी। बिल्कुल। और पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि जिस दिन बच्ची अगवा हुई है उसी दिन उसको मार दिया गया है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये तो खैर अब जब बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा उसमें ये बात निकलकर सामने आएगी कि आखिर बच्ची की मौत कब हुई और उसकी असली वजह क्या है। ठीक है यादराम, आपके पास वापस आते हैं। अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने है, बच्ची अगवा होती है गाजियाबाद के नंदग्राम से और उसका शव मिलता है बुलंदशहर के अंदर। क्या इस दौरान किसी भी व्यक्ति ने उस बच्ची को ले जाते हुए नहीं देखा कि आखिर वो बच्ची किसकी है, कहां लेकर जा रहे हैं, किस आधार पर लेकर जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे कई सारे मामले कई बार सामने आते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे को जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति लेकर जाता है तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो जरूर सवाल उठाते हैं। ये कोतवाली के हाथ क्षेत्र में गांव पड़ता है। ये सराय कबीला, इसमें अंतर्गत जो जंगलों में खेत है, ये 13 साल की जो खुशी है उसको हत्या कर यहाँ पर अपहरण करा हुआ गाजियाबाद सर यहाँ पर बुलंदशहर में डाल देते हैं। कहीं ऐसे सवाल निशान गाजियाबाद पुलिस पर खड़े होते हैं कि लापरवाही सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की सामने आई है। 13 साल की जो खुशी है, करीबन अपनी नानी के यहाँ रह रही थी, नानी के यहाँ से उसका अपहरण होने के बाद बुलंदशहर में इसका शव मिलना, सवाल और निशान पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस का दावा किया जा रहा है, बुलंदशहर पुलिस ने ये कहा कि वो गाजियाबाद की पुलिस आई थी और कोतवाली देहात में अपनी आमद कराने के बाद में कुछ अहम सुराग मिले थे जिसके सब बरामद कोतवाली देहात के गाँव सवाल गाँव में बरामद मिला था बच्ची का सब। तो कहीं न कहीं जो सीसीटीवी फुटेज डालने में जुटी है कोतवाली देहात के कई ऐसे गाँव आते हैं जहाँ फुटेज मिले होंगे, फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने का दावा कर रही है। हालांकि पूरी तरीके से कल शाम की ये सब बरामद हुआ, सब बरामद होने के बाद पुलिस हटने में हुक्म मच गया। कोई भी आलाधिकारी कोई भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कोई भी बता नहीं पा रहे हैं कि जो घटना के विषय में बुलंदशहर पुलिस बताए कि जो घटना किस टाइम हुई, पुलिस कहाँ की पुलिस की। हालांकि जिस तरह के बरामद होने के बाद आलाधिकारी को संपर्क करने की कोशिश की गई, किसी का भी बयान नहीं आया। फिलहाल सवाल और निशान पुलिस से ही खड़े होते हैं। गाजियाबाद पुलिस का 3 दिन से लापता होने के बावजूद भी बच्ची को हाथ से हाथ रखी हुई बैठी हुई, कहीं न कहीं तलाशने में नहीं जुटी, बदमाशों को पकड़ने में जुटी। जो अपहरण करता पुलिस चुनौती देते हुए दिख रहे हैं कि 30 लाख की रकदानी मांग रहे हैं और रकदानी मांगने के बाद नंदग्राम थाने के चक्कर काट रहे हैं। वहीं हमारे पीड़ित के पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार हमको भगा रही थी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजियाबाद आए हुए हैं, कानून व्यवस्था वहाँ उधर देखी जा रही है, वहाँ पर टीम लगाई जा रही है। तो तटस्थ सवालों को देखकर भी देखा जाए तो कल एक अहम सुराग मिला था जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस बुलंदशहर आती है। बुलंदशहर आने के बाद में कोतवाली देहात के गाँव
सराय सजीला वहाँ पहुंचती है और वो बच्ची का खेत में सब मिला है, जिसमें ईद के खेत में खुद बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई है। और पीएम कराया जा रहा है। पीएम कराने के बाद पहलू पर जांच की जाएगी कि किससे मौत हुई है, किस रेत से मौत हुई है या किसी क्या देकर उसकी मौत से गाड़ उतारा। हालांकि पूरे मामले की पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही अधिकारी बोल पाएंगे, परंतु सवाल वही फिर खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं जो बदमाश पुलिस चुनौती जो है, कहीं ना कहीं सीएम योगी कह चुके हैं कि अपराधियों को पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस कार्रवाई करती तो समय पर ये किसी कुशलता बरामद होती। ठीक है, चलिए अशोक आपके पास वापस आते हैं। यादराम भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। यादराम, क्या पुलिस अभी तक आरोपियों तक पहुंच पाई है? देखिए कृतिका, लगातार पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि फुटेज के आधार पर बबलू को हिरासत में ले लिया गया था, जो कि ब्रजेंद्र, जो कि खुशी का नाना था, उसका पड़ोसी था। और 25 लाख रुपए की जो बात है, एक प्लॉट को लेकर के 25 लाख आने की बात कही गई थी और उसी को लेकर ये पूरी जो कहानी है वो रची गई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बबलू को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कृतिका कि जब पुलिस ने बबलू को हिरासत में ले लिया था तो आखिर पुलिस कर क्या रही थी। और जो अमित और गंभीर है, गंभीर यानी कि जिसके पास खुशी अंत तक रही और जिसने गला दबाकर गंभीर ने खुशी को मारा था, तो जब पुलिस ने बबलू को पकड़ लिया था, वो उस तक पहुंच गई थी, तो ऐसे में कई घंटे वो बर्बाद क्यों किए गए, क्यों बच्ची को बरामद नहीं किया गया और आखिर उस दौरान पुलिस क्या करती रही बच्ची को बरामद करने के लिए। साफ तौर पर देखा जाए तो जिस समय बबलू को हिरासत में ले गया, काफी महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को उससे मिल सकती थी और उसके आधार पर एक टीम बनाकर, क्योंकि जिस समय बबलू को हिरासत में लिया गया, पुलिस के दावे के अनुसार जो गंभीर है, अमित गंभीर को खुशी को सौंप चुका था और जो गंभीर है उस समय दादरी तक बाईपास तक पहुंचा था और उसके बाद वो सीधा बुलंदशहर गया था। तो वो जो एक गोल्डन पीरियड था पुलिस के पास काफी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करने का, वो पुलिस ने कहीं ना कहीं किल किया और जो खुशी थी उसी समय उसका पता चल सकता था और जो खुशी है उसकी जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही की और उसी लापरवाही का नतीजा है कि खुशी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी, लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा मामला सामने है, इसमें देखना होगा कि आखिर पुलिस की जवाबदेही क्या कुछ दिया जाता है, क्योंकि सवाल अब सारे के सारे पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और इस मामले में अब देखना होगा कि पुलिस आखिर क्या कुछ जवाबदेही देती है, क्योंकि अगर पुलिस ने समय रहते ही आरोपी को पकड़ लिया था तो फिर आखिर समय रहते ही बच्ची को क्यों नहीं बचाया जा सका। इसी के साथ चलिए अब 10 के एजेंडे में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा है। आज गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि एक हफ्ते में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के दौरे पर हैं। 3 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में जनसभा करेंगे। सूरत के वारछा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि इस करीब 11:15 बजे जामनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 11:45 बजे द्वारका पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे सतवारा भुवनवाड़ी द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:40 पर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और पूजन करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां 11:15 बजे जामनगर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 11:45 बजे द्वारका पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 12 बजे सतवारा भुवनवाड़ी द्वारका में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। 12:40 पर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। 2:25 पर रापड़, कच्छ, गुजरात पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:40 पर क्रिकेट ग्राउंड प्रागपुर रोड में कच्छ में जनसभा करेंगे। 3:55 पर मालिया हाईवे हलवाड़ मोरबी में जनसभा करेंगे। 6:30 बजे सूरत में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो लगातार चुनाव प्रचार इस वक्त किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते में तीसरी बार आज गुजरात के दौरे पर है, जहां गुजरात में 3 जनसभा और 1 रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट? लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और आज एक रोड शो भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा गुजरात दौरा है जब मुख्यमंत्री गुजरात में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारिका, कच्छ, मोरबी और सूरत में विधानसभाओं में प्रचार करने वाले हैं। हालांकि अगर हम इन प्रचार की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रोड शो भी करेंगे। साथ ही साथ द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन और पूजन का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं। गुजरात में भी 2 दौरे वो कर चुके हैं, जहां 3-3 विधानसभा दोनों दौरों के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रचार की थी। अब जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगा था। आज फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। 4 अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं, जहां मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का एक रोड शो भी है और साथ ही साथ द्वारिकाधीश मंदिर में मुख्यमंत्री का दर्शन पूजन भी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी फैन फॉलोइंग है और लगातार गुजरात प्रदेश यूनिट की तरफ से मुख्यमंत्री की रैलियों की मांग की जा रही है। यही एक वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुजरात के दौरे चल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री 4 अलग अलग स्थानों पर रैलियां करेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री रोड शो देंगे। निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं हिमाचल के बाद अब गुजरात की प्रचार कमान संभाल रखी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है उसका फायदा चुनाव में चाहती है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम गुजरात में प्रचार के लग रहे हैं। जी एसके, एक सवाल और मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अगर पहले के वक्त पे नजर डालें तो पहले गुजरात मॉडल को पूरे देश में पेश किया जाता था एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन अब अगर आज की बात करें तो आज गुजरात की बजाय बल्कि गुजरात के अंदर ही यूपी के योगी मॉडल को दिखाया जाता है कि एग्जाम्पल ये देखिए बीजेपी के काम का। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम गुजरात और उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो गुजरात की आबादी लगभग 6.5 करोड़ है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करेंगे तो 24 करोड़ से ज्यादा, मतलब सीधे तौर पर 4 गुजरात मिलेंगे तो एक उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति सभी को पता है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में देश में काफी नीचे पायदान पर था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही लगातार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम किया, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, कानून व्यवस्था को लेकर काम किया। जिस तरीके से माफियाओं पर, अपराधियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया, प्रशासनिक कार्रवाई की, यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बनकर देश में उभरा है। और लगातार गुजरात के बाद अगर किसी प्रदेश की देश में चर्चा हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। वजह साफ है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से है, सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन आज कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उत्तर प्रदेश की बेहतर हो रही है। जो एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो कहीं न कहीं फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों की श्रेणी से आगे लाकर खड़ा कर रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर की बात हो, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की बात हो, एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की बात हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो कि 8 फंक्शनल हैं और 7 पर लगातार काम चल रहा है, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं वो आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्लोटेशन है वो सीधे तौर पर बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के मॉडल को देश स्तर पर खड़ा कर रही हो। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद करने की वजह है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहा है, लोगों को रोजगार के लिए काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बेहतर होती जा रही है। जो अपराधी हैं या तो वो अपनी जमानत तुड़वाकर जेल जा रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी वजहें हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो चीजें हैं, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो आज देश में लगातार कहीं न कहीं प्रभावी होता जा रहा है और दूसरे प्रदेशों में भी उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जिन रैलियों में या भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर जिन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं वहां कहीं न कहीं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर एक्शन को, उत्तर प्रदेश में हो रही इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो विभिन्न प्रदेशों की यूनिटें हैं वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो।
मुख्यमंत्री ठीक है। योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बल्कि गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। जी, तो बिल्कुल। उनकी एक अपनी अलग कट्टर हिंदूवादी छवि की भी नेता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं दूसरे प्रदेशों में लगातार पसंद की जा रही हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं, लखनऊ से, जहां पर डीजीपी डीएस चौहान ने मुख्यमंत्री योगी को फ्लैग पिन लगाया है। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर यह फ्लैग पिन लगाया गया। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर यह फ्लैग पिन लगाया गया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर ये फ्लैग पिन मुख्यमंत्री को लगाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बता दें कि इस दौरान प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद रहे। डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ये फ्लैग पिन लगाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये फ्लैग पिन लगाया गया। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर यह फ्लैग पिन मुख्यमंत्री को डीजीपी ने लगाया है। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर मां श्रृंगार गौरी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मस्जिद कमेटी के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और आज भी हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने दरअसल हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है, जिसमें इस याचिका में मांग की गई है श्रृंगार गौरी में पूजा करने के लिए, और इस याचिका को स्वीकार किया गया, जिसके बाद में मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को हाईकोर्ट में ही चुनौती दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग वाली याचिका जो है उसे स्वीकार किया गया है वाराणसी कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद में अब मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। मां श्रृंगार गौरी मामले में हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद ये सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर यह सुनवाई होनी है। तो बता दें कि मस्जिद कमेटी के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और आज हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है इस पूरे मामले को लेकर। क्या जो याचिका को स्वीकार योग्य वाराणसी कोर्ट ने माना है, क्या उस पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मां श्रृंगार गौरी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका पर यह सुनवाई होगी। और 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से शादी बारात के लिए भी अब बुक हो सकेंगी इलेक्ट्रिक सिटी बसें। इलेक्ट्रिक सिटी बसों की बुकिंग सिर्फ शहर के अंदर होगी। चार्जिंग पॉइंट न होने के चलते बाहर की बुकिंग नहीं की जाएगी। शहर के बाहर नहीं जा सकेंगी ये इलेक्ट्रिक बसें। और आवेदन के साथ ही शादी का कार्ड भी आपको जमा करना होगा। 12 और 24 घंटे के 2 स्लॉट में ये बसों को बुक किया जाएगा। 12 घंटे के लिए 14,000 रुपए का किराया होगा और 24 घंटे के लिए 28,000 रुपए का किराया होगा बस का। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप शहर के अंदर ही शादी या किसी भी कार्यक्रम के लिए इन इलेक्ट्रिक बसों को बुक कर सकते हैं। 12 और 24 घंटे के लिए 2 स्लॉट में इन बसों को बुक किया जाएगा। लेकिन ये बसें जो हैं वो शहर के बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि शहर के बाहर अगर इन बसें जाती हैं तो वहाँ पे चार्जिंग स्लॉट नहीं होने की वजह से चार्जिंग की दिक्कत होगी। तो इसलिए सिर्फ शहर के अंदर अंदर इन बसों को आप बुक कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए 28,000 रुपये इसका किराया होगा और 12 घंटे के लिए 14,000 रुपये इसका किराया आपको देना होगा, जिसके बाद में शादी बारात के लिए आप इन इलेक्ट्रिक सिटी बसों को बुक कर सकेंगे। अधिक जानकारी के साथ अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त मिल रहे हैं? देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब शादी बारातों में भी आप इन इलेक्ट्रिक बसों को इस्तेमाल कर सकते हैं बुकिंग के जरिए।
बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक नई जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उनको अब बारातों के लिए भी बुकिंग किया जा सकता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें इस सीजन में लगभग 50,000 से ज्यादा शादियां लखनऊ में होनी है, तो ऐसे में एक बड़ी कवायद जो है वो विधायक द्वारा शुरू की गई, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उनको लखनऊ परिक्षेत्र में जो है वो बुकिंग की जाती है। निश्चित तौर पर शहर के बाहर ये इलेक्ट्रॉनिक बसें नहीं जा पाएंगी क्योंकि वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं होते हैं, जिसके चलते केवल अभी शहरी क्षेत्र में ही इसको बुकिंग के लिए अलाउ किया गया। अगर बात करें जो आवेदन करता होंगे उनको जो है आवेदन के साथ ही शादी का कार्ड जो है डेट वो जमा कर बताना होगा, जिसके बाद उनकी बुकिंग मानी जाएगी। इसके लिए 12 घंटा और 24 घंटे के 2 स्लॉट होंगे। 12 घंटे के लिए लमसम 14,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, वहीं 24 घंटे के लिए लमसम 28,000 रुपए का भुगतान करने का। निश्चित तौर पर लखनऊ में इस समय लमसम 10,000 माफ कीजिएगा 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों का बेड़ा है, जो कहीं ना कहीं जिनकी उतना खपत नहीं पा रही थी, उनको इतना लोग नहीं आ रहे थे, उनको सवारियां जिससे नुकसान कर रही है, इसके लिए एक कदम उठाया गया। जी चलिए, शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।